तो बेटा जय केमिस्ट्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड किस तरीके से वो डिफरेंट होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड से। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और साथ में कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन एंटी एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा ऑन द फॉलोइंग हाउ मेनी आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक इंसान है, इस इंसान ने क्या मेडिटेशन या फिर तपस्या, योग जिसको बोलते हैं, तपस्या स्टार्ट की। और तपस्या स्टार्ट की पर किसके साथ? भगवान को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी कि अनस्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी। तो भगवान इसको जो भी पावर देगा ये सोच के देगा कि इसकी जिंदगी में क्या आनी चाहिए? स्टेबिलिटी। मतलब ये भी क्या कर रहा है? योग कर रहा है। पर एट द सेम टाइम एक और बंदा है, ये भी क्या कर रहा है? योग कर रहा है। बट आप देख सकते हो इसके शक्ल से कि ये योग भगवान का नहीं कर रहा होगा, किसका कर रहा होगा? शैतान का कर रहा होगा। तो शैतान हम लिख देते हैं, शैतान। अब शैतान में योग करेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जिंदगी में क्या आने वाला है? अनस्टेबिलिटी। क्योंकि ये इसको सारी वो पावर देगा जिससे ये क्या मचाएगा पूरी दुनिया में? अनस्टेबिलिटी मचाएगा। ठीक है, भगवान बोलेंगे तो अच्छे काम कर, तो अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी ला। मतलब ये भी योग कर रहा है, ये भी तपस्या कर रहा है, ये भी तपस्या कर रहा है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि तपस्या करने से हमेशा जिंदगी में क्या आएगी? स्टेबिलिटी। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी स्टाइल वाली तपस्या कर रहे हो। ठीक है, बस वैसे ही होता है कि कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो इट डजंट मीन कि रेजोनेंस हमेशा क्या लेके आएगी? स्टेबिलिटी। कभी कभार कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर रेजोनेंस की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से क्या आती है? एक हाईली अनस्टेबिलिटी आती है, जिसको हमने एक क्लास ऑफ कंपाउंड में क्लासिफाई कर दिया। इसको हमने बोल दिया नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे ज्यादा एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और उसके बाद होता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हमने देख लिया था कि एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या क्या हैं। पहला कि इट शुड बी साइक्लिक स्ट्रक्चर, सेकंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन, थर्ड sp2 सारे कार्बन, और उसके बाद एक और देखा था क्या? अक्कल रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, where n is equal to 0 1 2 3 so on। ठीक, अब देखेंगे कि एंटी एरोमेटिक कैसे आइडेंटिफाई करना है और नॉन एरोमेटिक। वी विल स्टार्ट विद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? बिकॉज सारी की सारी जितनी डेफिनेशन है ना आपकी फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, सारी की सारी यहाँ पे वैलिड होती है सारी। देखिए बेटा, हम स्टार्ट करने वाले कौन सा बेटा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एक चीज बहुत सिंपल से याद रखेंगे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर सारी कंडीशन वही है। पहला कि इट शुड बी साइक्लिक। ठीक है, सेकेंड क्या होना चाहिए उसके पास? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए उसके पास? सारे के सारे कार्बन sp2। उसके बाद जो फोर्थ रूल है, बस यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है। अक्कल रूल बोला कि एरोमेटिक होगा तो उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसने बोला कि अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं तो उनके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। कितना बड़ा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n कैन बी 0 1 2 3 4। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये क्यों होता है। देखो बेटा, अब मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूं तो मैं आपको इसकी निटी-ग्रिटी बता सकता हूँ कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल क्यों होते हैं। उसके लिए मुझे आपको पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बनाना पड़ेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फिर आपको बताऊंगा कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिसकी वजह से एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, वैसे एरोमेटिक के अंदर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। कुल मिला के आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया जो मैंने बोला। ठीक है, और इसका हमको जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एग्जाम में बस आपसे ये पूछेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं। आपको ये कभी भी लिखने के लिए नहीं आएगा कि व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज दिस इज द साइंस या केमिस्ट्री ऑफ हायर स्टडीज। ठीक है, ये मैं चाहूं तो बता सकता हूं बट अपनी जरूरत नहीं है। अपने को बस पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको टिक करो और +4 नंबर अपनी जेब में डालो और चुपचाप चलते बनो, बिना बात के ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अगर आप थ्योरी जाने लग गए ना तो आपको बहुत स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ जाओगे। इससे बेस्ट है क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, बात खत्म। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे कि ये 4 हमारी डेफिनेशन है और इसी में सबसे जो पहला हमारा जो मोस्ट नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो ये होता है साइक्लोब्यूटाडाइईन। क्या बेटा? साइक्लोब्यूटाडाइईन। ठीक है, अब अगर आप इसको अच्छे से देखें
तो ये कंपाउंड क्या है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और आपको जस्ट टू गिव यू आइडिया कि कितने अनस्टेबल होते हैं, ये कंपाउंड -70 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। कितना? -70 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे तो ये इसको इस तरीके से देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये किस तरीके से दिखता है रूम टेम्परेचर पे सारा चीज बताऊंगा, पर पहले कंफर्म करते हैं दैट दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे? पहला साइक्लिक है, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? हाँ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन, बराबर। सेम सारे sp2, वेरी गुड, sp2 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 sp2। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 4। तो 4n इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1। फॉलो हो रहा है क्या? हाँ, मतलब दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड दिस एग्जिस्ट बिलो वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर इसके लो टेम्परेचर में होने से क्या फायदा? ठीक है, लो टेम्परेचर होने से ये फायदा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो बात समझना, इसके अंदर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों आएगा कि जब पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रेजोनेंस करेंगे, क्योंकि इसी पाई इलेक्ट्रॉन के रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर क्या आ रही है? हाईली अनस्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, पर इतने लो टेम्परेचर पे इंसान खुद जम जाएगा, सब कुछ जम जाएगा, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन हिल पाएंगे क्या? नहीं। मतलब इतने लो टेम्परेचर पर हमने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही फ्रीज कर दिया और अगर ये आपस में रेजोनेंस कर ही नहीं पा रहे, तो ये चाह के भी रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं, रेजोनेंस नहीं करेगा, अनस्टेबिलिटी भी नहीं आ पाएगी। फिर मतलब हमने क्या करा, लो टेम्परेचर पे इसके सारे जो मूवमेंट थे उसको क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से आपस में क्या ना कर पाए? रेजोनेंस न कर पाए। रेजोनेंस नहीं करेगा तो कोई बात ही नहीं आती इंटरमेटिसिटी की। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आ रहा हूं तो ये क्या करेगा? ये 2-3 चीजें कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या बोलेगा कि अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल कि तू भी हाईली अनस्टेबल, मैं भी हाईली अनस्टेबल, दोनों मिलकर क्या बजाते हैं? स्टेबल। कैसे? देखना, देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या कर देता है? ये ब्रेक कर देता है। कैसे? होमोलिटिकली। कैसे ब्रेक कर देता है बेटा? होमोलिटिकली। और ये इस तरीके से ब्रेक करता है कि एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं। समझ में आ गया आप लोगों को? देखो ये क्या बन गया, आप अगर अच्छे से जानते हैं, होमोलिटिक ब्रेकिंग के बाद क्या बनता है बेटा? रेडिकल। बहुत शाबाश बेटा। यहाँ पे क्या बन गया? रेडिकल। यहाँ पे क्या बन गया? रेडिकल। ऐसा हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। एक और मॉलिक्यूल ले लो इसका, ऐसा देखो ये एक और मॉलिक्यूल है हमारा, ये भी सेम मॉलिक्यूल ही है। अभी आपस में क्या बोलेंगे कि तू रेडिकल मैं रेडिकल आके मिलकर क्या बना लेता बेटा? बॉन्ड। तो ये आपस में क्या बना लिया इन्होंने? बॉन्ड। और देखो ये कैसा बन चुका है स्ट्रक्चर हमारा, ये और ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। और अगर आप अच्छे से देखें तो ये इसमें क्या हो चुका है? डाइमराइज हो चुका है। क्या हो चुका है? डाइमराइज होगा, मतलब कि 2 यूनिट आपस में क्या हो गई है? चिपक गई है। अब देखो ये कौन सा कार्बन है? sp3। ये कौन सा है? sp3। ये कौन सा है? sp3। ये कौन सा है? sp3। क्या अब इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं। अब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो क्या एंटी एरोमेटिक रहेगा? नहीं। मतलब कि जो पाई बॉन्ड की वजह से इसमें बहुत अनस्टेबिलिटी आ रही थी, उसने आपस में रिएक्शन करके क्या कर दिया? उनको ही बर्बाद कर दिया, ताकि अब हमारे अंदर क्या आ जाएगी? थोड़ी सी स्टेबिलिटी। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड, जो नॉन एरोमेटिक है, जो नॉन एंटी एरोमेटिक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते बेटा? नॉन एरोमेटिक। बहुत सिंपल। जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि उसके अंदर आपको क्या लिखना चाहिए? sp3 कार्बन मिलना चाहिए, और वो sp3 कार्बन कंप्लीट कॉन्जुगेशन को क्या कर रहा होगा? ब्रेक कर रहा होगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आप लोगों को क्यों। अब आपको एक चीज बता दूं मैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने अनस्टेबल क्यों होते हैं, इसका एक रीजन भी देखो कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? रेडिकल के फॉर्म में। और आप सब जानते हैं कि रेडिकल क्या होता है बेटा? हाईली अनस्टेबल। जैसे जेठालाल के अंदर वो पोपटलाल है, क्या है वो? हाईली अनस्टेबल। क्यों? शादी नहीं हो रही है, पर जैसे शादी हो जाएगी क्या हो जाएगा बेटा? वो स्टेबल। बस वैसे ही है, सिंगल रहोगे तो कैसे रहोगे? अनस्टेबल, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद। अभी से बोले नहीं सर अभी मेरे को नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक, बड़ा कैश ध्यान देना। चलो, ऐसे कैश को हम एसपीडीएफ पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, विल डिस्कस इट अबाउट लेटर। आप ध्यान दीजिए, सुनो, ये समझ में आएगा आप लोगों को। अब सेम चीज मैं आपके सामने को लेकर आया हूँ, ध्यान दीजिए। इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने? बेंजीन। ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। अब अगर मैं
यहाँ से पाई बॉन्ड निकाल दूं तो एरोमेटिक बना क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। सिंपल सी बात है, बस ऐसे पहचानना होगा। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या है? सिंपल एरोमेटिक है। बट अगर मैं यहाँ से कार्बोकेटाइन निकालूं तो क्या बन गया? ये नॉन एरोमेटिक, क्योंकि sp3 कार्बन आ गया। सिंपल सी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ये बनाऊं, ये इस तरीके से, यहाँ पे डबल, यहाँ पे ये और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? एरोमेटिक। बट अगर मैं यहाँ से इसको निकालूं तो ये क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। बट अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाऊं तो ये क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। क्यों? देखो 2 4 6 8 मतलब कौन सा रूल फॉलो करेगा? ये 4n+ वाला रूल, 4n वाला रूल फॉलो करेगा। बट अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो ये एरोमेटिक तो ये कौन सा कार्बन आ गया बीच में? sp3। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, वगैरह वगैरह इस तरीके से है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देखूंगा आपके सामने, उन एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे कि वेदर दे आर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कभी भी एग्जिस्ट करना चाहता नहीं है, बात समझेंगे। अब सुनो, इसका एप्लीकेशन में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से चीजें आपकी अलग होती है। देखो ध्यान दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 2-3 चीजें बना रहा हूं। एक ये बनाई मैंने, ये है। एक मैंने बनाया आपके सामने ये कंपाउंड, ठीक है, ये एक बना दिया मैंने। और एक कंपाउंड आपके सामने मैं बना देता हूं, ये, ठीक। एग्जाम में आता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ नहीं बना सकता, इसको यहाँ से उठा दूं। एक काम करता हूँ, ये इस तरीके से और यहाँ पे ये लगा देंगे, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन्स, ठीक। आपको बताना है कि कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। इस कार्बोकेटाइन की वजह से ये सिस्टम कैसा बना है? क्यों? ये क्या बना दिया कार्बोकेटाइन ने? उसको एरोमेटिक बना दी है ना। इस कार्बोकेटाइन की वजह से सिस्टम कैसा बन गया? एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक बना दिया। और उस वाले में एंटी, 2 4 इलेक्ट्रॉन ही है तो 4n+2 फॉलो नहीं करेगा, 4n का रूल फॉलो करेगा। मतलब इसने क्या बना दिया इसको? एंटी एरोमेटिक। तो बच्चा जानता है कि हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? एंटी एरोमेटिक वाला। मतलब 3 की स्टेबिलिटी सबसे कम। अब बात करेंगे कि सर ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, अब मुझे बताइए कैसे? वेरी गुड। क्यों? वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा। सेकंड वाला फिर फर्स्ट फिर थर्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो इसके अंदर कॉन्जुगेशन क्या बहुत ज्यादा है, वैसे इसके अंदर कॉन्जुगेशन क्या है? थोड़ा कम है, ठीक। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा क्यों लिखी हमने? बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे? ज्यादा। तो इस तरीके से हम इनका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आंसर देते हैं कि हमारा कंपाउंड के अंदर क्या है, स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है या फिर क्या चीज, ठीक। अब और आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हटा लेता हूँ यहाँ से हम लोग। अभी मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन भी लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ? नेगेटिव चार्ज कार्बन, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ये इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब बदल जाएगा। अब बताओ फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों? इस नेगेटिव ने इसको क्या बना दिया? एरोमेटिक। और इस नेगेटिव ने इसको क्या बना दिया? एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा बन गया बेटा? हाँ, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये, ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ स्पेशल केसेस लिख रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। ये वैसे तो मतलब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे केसेस आपके सामने आ ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कल मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस की थी, ये कंपाउंड है, ठीक। ये कंपाउंड क्या बोला था मैंने आपको? दिखता कैसा है? बट है क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ के जो हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं? अब जिस हाइड्रोजन की वजह से पूरी दिक्कत, मतलब हमारे घर में एक लड़का है, बहुत परेशान करता रहता है, दिमाग खराब करके रखा है पूरे खानदान का। क्या करवा दो? उसकी शादी करवा दो।
क्योंकि बोलते हैं ना शादी के बाद आ जाएगी क्या, अक्ल आ जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, बस वैसे ही है। ये दोनों ने क्या कर रखा है, पूरा बर्बाद कर रखा है पूरे मॉलिक्यूल को। एरोमेटिक होते हुए भी एरोमेटिक नहीं बनाने दे रहे, क्यों? क्योंकि रिपल्शन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, अनप्लेनर बना दिया, नॉन प्लेनर बना दिया, जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि एक काम करो ना, इन दोनों को क्या करो, हटा दो, हटा दो, और हटा के क्या कर दो, बॉन्ड क्या बना दो, बॉन्ड। मतलब इन दोनों कार्बन को जोड़ दो, किससे, एक CH2 ग्रुप से। किससे ऐड कर दिया मैंने इन दोनों को, CH2 ग्रुप से। मतलब इसको अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो इसको एक और बना दिखाने का तरीका होता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पे ये CH2, ये इस तरीके से, और ये हमारा ज्यादा से ज्यादा हाँ बाइसाइक्लोइड हो गया एक तरीके से। बट इस CH2 ने क्या कर दिया, इसकी जो नॉन प्लेनरिटी थी उसको वापस से क्या बना दिया, प्लेनर। क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिपल्शन वाला केस नहीं है, फिर मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, प्लेनर रहेगा। और 2 4 6 8 10 मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। याद रखेंगे, सुनो, ये आप क्यों, इससे तो फर्क ही नहीं ना, ये तो बीच में ही नहीं आ रहा है। बात समझो, अगर ये रिंग है, ये रिंग के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, और बीच में कोई sp3 कार्बन है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अपने को देखना है कि क्या हमारा पाई बॉन्ड का जो सर्कुलेशन है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इस तरीके से सर्कुलेशन होगा आराम से। और कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, 10, मतलब फॉरेन को फॉलो कर रहा है, सारे sp2 हैं। और साथ में वो जो सारे sp2 है, उसका मतलब क्या होता है कि वो कार्बन एटम जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी बात होती है। ये sp2 तो नहीं है, बट ये इन्वॉल्व तो हो ही नहीं रहा है, जैसे होना ना होना हमारे काम की चीज नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक बताता हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, CH2 लगा दिया, वैसे ही मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे ग्रुप लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं क्या करूँ कि इन दोनों को हटा के यहाँ पे क्या लगा दूं, और ये क्या लगा दूं, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड लगा दूं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। तो बस सिंपली क्या है, अगर मैं यहाँ के हाइड्रोजन के रिपल्शन को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है बेटा, एरोमेटिक। अब मैं आपके सामने एक बहुत शानदार मॉलिक्यूल बनाने जा रहा हूँ। ये दिखेगा कुछ और होगा कुछ, आप थोड़ा सोच के देखना, ठीक है। देखो ये हमारा इस तरीके से कंपाउंड है हमारा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल। ये दिख कैसा रहा है, साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, सारे sp2 और क्या है, ये एंटी एरोमेटिक। बट जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बोला कि भाई साहब मैं तो प्लेनर होके बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे प्लेनर होते मेरे में क्या आ गई, एंटी एरोमेटिसिटी आ गई। मतलब क्या आ गई, अनस्टेबिलिटी। मतलब मॉलिक्यूल बोला न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहूंगा मैं प्लेनर, न रहूंगा मैं एंटी एरोमेटिक। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपने आप को मोड़ लेता हूँ, और मोड़ के पता कैसा हो जाता है, ये टब शेप का बन जाता है। कैसा बन जाता है, टब शेप का। तो कैसा टब शेप होता है वो, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब नहाने वाला टब होता था बाथरूम में, वैसे बन गया। अब ये कैसा है, नॉन प्लेनर। अगर भाई प्लेनर ही नहीं है तो रेजोनेंस हो गया नहीं, और रेजोनेंस ही नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ही नहीं होंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं रहेगा। और अब ये बन चुका है क्या, नॉन एरोमेटिक। तो इसका अगर आपके एग्जाम में आता है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो क्या है ये, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है आप लोगों को, क्योंकि ऐसी चीजें एग्जाम में बहुत आती है, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाने आ रहा हूँ, शानदार स्ट्रक्चर, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, बट डरना मत स्ट्रक्चर को देख के, कुछ नहीं। देखो ये बड़े जो स्ट्रक्चर है ना, इनको मैं बाद में अच्छे से और करवाऊंगा, बट अभी फिलहाल अभी स्टार्ट किया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। ये बना दिया मैंने। अब क्या करते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। क्या हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हाँ है। अब अगर आप एक अच्छी सी चीज नोट करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने कॉन्जुगेशन, 14 है पक्का, 14 इक्वल टू 4 कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 3। सारे रूल फॉलो कर एरोमेटिक के, मतलब ये कंपाउंड क्या है बेटा, एरोमेटिक। और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जो इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एन्यूलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एन्यूलीन, ठीक है।
अब एनुलिन पर ऐसा है कि ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल होंगे, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एनुलिन की हम बात कर रहे हैं। तो एनुलिन के आगे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में एक नंबर डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनुलिन ब्रैकेट में एक एक्स नंबर होता है, और ये जो एक्स नंबर होता है, ये एक्स नंबर बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे, कितने कार्बन एटम है, मैं बताऊं कितने, 14 है, गिन के देखो तभी तो वो बने है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 कार्बन है, 14 ही क्या होंगे, हाइड्रोजन, और 14 ही क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या लिखेंगे, एनुलिन 14, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में आ जाएगा कि एनुलिन 14 क्या है, तो क्या है ये, एरोमेटिक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको 2-3 स्पेशल केस याद रखने हैं कि जो दिखते हैं वो वैसे होते नहीं है, और जो दिखते नहीं है तब भी वो वैसे होते हैं। ये वाली चीज याद रखेंगे, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी आप लोगों की। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, और वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे सारे जितने भी हमको डिस्कस करने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। ठीक है बेटा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने, हमको देखना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। बहुत सिंपल है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ये तो बच्चों वाला केस है, ये बोला का मतलब होता है क्या, बेंजीन सब कुछ फॉलो करेगा, साइक्लिक है, sp2 है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, 4n+2 रूल, मतलब ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। यहां पे ध्यान देंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो क्या sp3 कार्बन है क्या, हाँ ये है sp3 कार्बन, मतलब कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है हमारा नॉन एरोमेटिक। यहां देखेंगे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 रूल, मतलब ये क्या है एरोमेटिक। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 4n+2। ये लोड पे कभी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, मैंने पहले बता दिया आपको कि आउट ऑफ द प्लेन होता है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। इसका नाम प्लेनिडियन है। ये भाई साहब कैसे होते हैं, ये एरोमेटिक। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सिर्फ बेचारे बात है, ये क्या है नॉन एरोमेटिक। बट अगर मैं चाहूं तो इसको एरोमेटिक बना सकता हूँ, यहाँ पे क्या लगा के 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कितने कॉन्जुगेशन, 2 4 6, मतलब 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है, ये क्या हो गया एरोमेटिक। ये भाई साहब नॉन एरोमेटिक, कुछ है नहीं इसके पास। ये भाई साहब देखो 2 4 6 8 4n2, मतलब क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखेंगे 2 ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा कार्बन है, नॉन एरोमेटिक, sp3 कार्बन, मतलब क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। ये कार्बोकेटन यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे वापस से क्या है sp3 कार्बन, मतलब क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक एंटी नहीं, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि sp3 आ गया तो कॉन्जुगेशन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। यहाँ पे देखो ये भी क्या है नॉन एरोमेटिक, तो sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखेंगे ये तो अभी डिस्कस किया एंटी एरोमेटिक 4n रूल, ये एंटी एरोमेटिक 4n रूल, क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये क्या है एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं है नॉन एरोमेटिक। ये देखो जरा sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक। 2 यहाँ पे सॉरी देखो एक्चुअली स्ट्रक्चर में दिक्कत है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो कितने 2 4 और ये 6, कितना इलेक्ट्रॉन 4n+2, तो ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। ये देखो ये क्या है 2 4 6 एरोमेटिक, 2 4 6 क्या एरोमेटिक, 2 4 6 कार्बन एरोमेटिक, 4n+2 सब में। इसमें नॉन ये क्या है sp3 नॉन एरोमेटिक। ये भी क्या है नॉन एंटी एरोमेटिक। तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। यहाँ पे देखो ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटन मतलब 4n+2, n की वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। 2 4 नहीं, सिर्फ 2 है, और ये कार्बन को कैसा है sp3, मतलब सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 2 4 एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4n रूल, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। 2 4 6 कितना हो जाएगा 4n+2 एरोमेटिक। 2 4 6 एरोमेटिक, 2 4 6 एरोमेटिक, 2 4, बट यहाँ पे sp3 कार्बन मतलब नॉन एरोमेटिक। 2 4 6 8 मतलब एंटी एरोमेटिक। 2 4 6 कितना एरोमेटिक।
आप बोलोगे सर ये कार्बन कैसा है, देखो जरा sp2 sp2, तो ये रेजोनेंस को रोकेगा नहीं, ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना sp2 कार्बन है, और अगर आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा रहने वाला हमेशा एरोमेटिक। तो ये क्या हमारा एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे याद दो कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक के अंदर 2 ही घूमेंगे, और ये कार्बन कैसा है ये वाला sp2, मतलब ये क्या है ये एरोमेटिक। यहाँ पे देखो बी पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 2 2 4 2 6 क्या हो जाएगा एरोमेटिक, 2 क्या हो जाएगा एरोमेटिक, पर n की वैल्यू 0, 2 4 6 एरोमेटिक, 2 4 6 और सारे sp2 मतलब एरोमेटिक, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा वाला बेटा, ये वाला sp3 कहाँ की बात कर रहे हो, ये वाला, ओह सॉरी इट इज नॉन एरोमेटिक, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है sp3, ठीक है। अच्छा वेरी गुड बेटा, यहाँ पे देखो 2 4 6 sp2 का मतलब एरोमेटिक, 2 और sp2 का मतलब एरोमेटिक, 2 4 6 मतलब एरोमेटिक। याद रखेंगे एक बड़े मॉलिक्यूल में अगर एक एरोमेटिक रिंग अटैच हो, पूरा मॉलिक्यूल क्या होता है एरोमेटिक, ठीक। ये देखो पूरी रिंग है ये वाली एरोमेटिक, बेंजोइक एसिड नाम है इसका, 2 4 6 sp2 कार्बन क्या एरोमेटिक, 2 4 6 8 10 12 14, 4n+2 n की वैल्यू 3 मतलब एरोमेटिक, 2 4 6 8 10 12 13 14, गलत है क्या, 10 2 4 6 8 10 12 14 16 मतलब 4n रूल फॉलो होगा, क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सारे कंपाउंड हमने कवर करे। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कुछ 1-2 स्पेशल केस मिलेंगे, वो स्पेशल केस को हमको क्या करना है याद रखना है, क्यों, बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन जो दिखता है एंटी एरोमेटिक बट टब शेप में रहता है, और कैसा रहता है बेटा वो नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ऐसे जो स्पेशल केस है वो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय गणेश जी, नेक्स्ट क्लास में